नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण शाह शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स जो दवा है उसका उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिर में इसका ये कितना तर्क संगत है कि बीमारी में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बुखार सर्दी खांसी में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ता है, घर में बच्चे बीमार पड़ते हैं, बड़े बीमार पड़ते हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक का कि कितना तर्क संगत है, कितना रेशनल है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, खुद से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम जब बताएंगे आपको कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक्स इनफैक्ट क्या है कि वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज होते हैं। ये मतलब कि बैक्टीरिया जो जो कीटाणु है, जर्म्स है, उसको उसके उसके संक्रमण के विरुद्ध उसको बचाने में, यानी कि प्रिवेंशन में और उसके ट्रीटमेंट में, मतलब उसके लड़ने और उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक है। हर बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होता है। टीबी का अलग है, टाइफाइड का अलग है, कॉलरा का अलग है, तो मेनिंजाइटिस का अलग है, सेप्टिसीमिया का अलग है, सेलुलाइटिस का अलग है। तो एंटीबायोटिक्स बहुत तरह के होते हैं और बैक्टीरिया भी बहुत तरह के होते हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, कहाँ का इन्फेक्शन है, कहाँ का संक्रमण है। तो एंटीबायोटिक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं कि जीवाणुनाशक औषधि, और वो खास करके बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध। अब हम इसका इतिहास जानना चाहेंगे कि इतना जान लिए कि एंटीबायोटिक क्या होता है। इतिहास जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक कब से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आया। तो आपकी जानकारी के लिए 1942 के पहले एंटीबायोटिक का कोई आविष्कार नहीं हुआ, और 1942 के पहले कोई नहीं जानता था कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो चांस फाइंडिंग है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने लैब में पाया कि कोई फंगस जो है वो कीटाणु, वो बैक्टीरिया को मार देता है, और उसी फंगस से उसने पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, जो कि 1942 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लॉन्च हुआ। 1942 में जब ये लॉन्च हुआ तो इसको कहा गया कि ये मैजिक बुलेट है, मिरेकल ड्रग है, वंडर ड्रग है। क्योंकि जो आदमी मौत के मुंह में चला गया था संक्रमण से, सेप्टिसीमिया से, मेनिंजाइटिस से, थोड़ी सी खुराक देने से वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसलिए कहा गया कि साहब ये तो ब्रह्मास्त्र है। इतनी बड़ी डिस्कवरी, पिछले शताब्दी की सबसे बड़ी खोज थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई। उसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी खत्म होने जा रहा था, बहुत से सैनिक भी घायल हो गए थे। तो इतिहास यह है कि 70-72 साल पहले एंटीबायोटिक के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या की ये देन है कि 42 के बाद एंटीबायोटिक आया, पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन के बाद एंटीबायोटिक वन आफ्टर अनदर एंटीबायोटिक आए। यानी बहुत तरह के एंटीबायोटिक, बहुत तरह का ग्रुप के एंटीबायोटिक आए। सल्फोनामाइड्स आए, टेट्रासाइक्लिन्स आए, क्लोरोफेनिकल्स आए, क्लोरोकिनोलोन्स आए, सिफलोस्पोरिन्स आए। मतलब कि इतने तरह के, मतलब कि एंटीबायोटिक्स वन आफ्टर अनदर, हर 2 साल 4 साल पर एंटीबायोटिक आते गए, और डिफरेंट बीमारी में इसको दिया जाने लगा। और आज वस्तु स्थिति यह है कि जो एंटीबायोटिक पहले एक गंभीर से गंभीर बीमारी में भी वो काम करती थी, आज स्थिति यह है कि वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि जो एंटीबायोटिक पहले इफ़ेक्टिव थी गंभीर बीमारियों में भी, उसमें आज की तारीख में एंटीबायोटिक, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 7 लाख से ज़्यादा लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक काम नहीं करता, और वो सफ़र करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या सुपर बग्स जिसको कहते हैं। सुपर बग्स वो बैक्टीरिया है जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं उसकी वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ऐसी स्थिति आई कैसे? ऐसी स्थिति आने के पीछे क्या कारण है?
ऐसी स्थिति इसलिए आई कि जब 1942 के बाद जब एंटीबायोटिक्स का जब लॉन्च हुआ तो एंटीबायोटिक को लोगों ने बहुत बुरी तरह से मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसा मिसयूज हुआ कि लोग बात बात पर एंटीबायोटिक खिलाने लगे और धीरे धीरे मतलब कि नतीजा ये हुआ कि बैक्टीरिया जो है वो मतलब कि अपने इस फिजिकल और इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को के स्वरूप को बदल करके वो एंटीबायोटिक के विरुद्ध में सरवाइव करने की उसकी क्षमता रह गई। और इसकी वजह हम लोग खुद है कि हम लोगों ने ओवर यूज़ किया, इंजुडिशियस यूज़ किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, एक्सेसिव यूज़ किया, अंडर यूज़ किया। और एंटीबायोटिक आज की तारीख में बहुत ही कम ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस में जिसको कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स, वो अभी हमारे पास है, जो कि उसमें भी कई ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। स्थिति काफ़ी गंभीर है। मतलब पूरी दुनिया में लोग एंटीबायोटिक होने के बावजूद भी बैक्टीरियल संक्रमण से लोग मर रहे हैं। और इसका कारण हम सभी, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स जो कि शताब्दी की सबसे बड़ी देन थी उसके महत्व को, उसके चमत्कारिक महत्व को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए और हम लोगों ने उसको ओवर यूज़ किया, मिसयूज़ किया। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर में अगर ये मिसयूज हुआ है तो कैसे हुआ। मिसयूज किसको कहते हैं? मिसयूज कहते हैं उसको कि जब एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे सर्दी खांसी बुखार है, जैसे आपको किसी को कोल्ड डायरिया है, जैसे किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो गया, जैसे किसी की नाक बह रही हो, किसी को गले में दर्द हो, तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सब वायरल इन्फेक्शंस है। 80% से ज़्यादा जो बीमार बच्चे पड़ते हैं या बड़े पड़ते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस होता है। 10 से 15% जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बाकी मलेरिया या डेंगू या अन्य बीमारी होती है। लेकिन 80% से ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, बहुत ही इरेशनल है। इसलिए एंटीबायोटिक वहाँ देना जहाँ ज़रूरत नहीं है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक सही मतलब कि आपने चयन नहीं किया कि भाई इस बीमारी में ये एंटीबायोटिक देना है, उसका डोजेज सही नहीं दिया आपने, एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन आपने सही नहीं लिया। बहुत से लोग क्या है कि एंटीबायोटिक खाए 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गया, डॉक्टर ने 7 दिन लिखा था, उसने लिया नहीं, पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। और इसका नतीजा यह होता है कि जो पूरी तरह से इन्फेक्शंस को, संक्रमण को खत्म हो जाना चाहिए, वो न खत्म हो करके जो बचे हुए जो बैक्टीरिया हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उसमें म्यूटेशंस के द्वारा वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और सुपर बग्स बन जाते हैं, जो कि किसी भी एंटीबायोटिक से मतलब कि अपने आप को बचा लेते हैं। और यही कारण है कि आज की तारीख में हम काफ़ी लाचार और बेबस हैं, क्योंकि नई एंटीबायोटिक्स, न्यूअर एंटीबायोटिक्स की पाइपलाइन बहुत सूख गई है। बहुत से एंटीबायोटिक इस समय मार्केट में नहीं आ रही है। हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स जो कहते हैं कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसको सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है, इसको इन्फेक्शंस है, तो हमारे पास 3-4 ग्रुप की मेडिसिन बची है। आने वाले समय में भी शायद नया एंटीबायोटिक आएगा कि नहीं आएगा, ये कहना मुश्किल है कि कितना एंटीबायोटिक आएगा। तो ज़रूरत है कि आज एंटीबायोटिक जो हम मानव जाति को बचाया, हमें ज़रूरत है कि आज एंटीबायोटिक को हम बचाएं। और हमें ज़रूरत है कि धड़ल्ले से अंधाधुंध एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर हम अपने आप को कंट्रोल करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है संभव? ये बिल्कुल संभव है अगर हम लोग इसके बारे में समझें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हमें क्या करना चाहिए एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए परिवार के सदस्य अगर हम हैं, हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, बुखार सर्दी खांसी होता है, तो कभी भी एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं खाना चाहिए। कभी भी आप किसी केमिस्ट के यहाँ जाकर के दवा मत खरीदिए कि हमको एंटीबायोटिक दे दो, 2 दिन का एंटीबायोटिक। केमिस्ट भी 2 दिन का एंटीबायोटिक दे देते हैं। 2 दिन में आप थोड़ा ठीक हो जाते हैं, आप उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। आपने सही डोज में नहीं लिया, आपने चिकित्सक को नहीं दिखाया, आपने किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को नहीं दिखाया कि आपके बच्चों को या आपके बड़े को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं। और नतीजा यह होता है कि यही एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जन्म होता है। इसलिए किसी भी हालत में अपने मन से दवा न लें, केमिस्ट से दवा नहीं लें,
डॉक्टर जितनी दवा आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जितने दिन की उतनी दवा आप खाएं, जितने अंतराल पर लिखते हैं उतने अंतराल पर खाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए एंटीबायोटिक का, ताकि हम शरीर से सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनका खात्मा हो जाए, तभी जाकर के हमारे शरीर से वो संक्रमण खत्म होगा। दूसरा जो हम ये कहना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक जो है का मिसयूज सिंचाई में, खेती में, और वो जो मांस खाने वाले जो हम लोग, जो जानवर जिनका मांस खाया जाता है, उसके मतलब की ग्रोथ में भी यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। टन्स का टन्स एंटीबायोटिक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक में यूज में आता है। सरकार को इस बात पर विशेष मतलब कि कानून बनाना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक का इस तरह से मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि लो डोज में एग्रीकल्चर में या मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री में अगर जो एंटीबायोटिक लोग देते हैं ताकि कि जानवर जो है मोटा ताज़ा हो जाए, उसका ग्रोथ हो जाए, तो उसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। और अंतिम बात जो हम कहना चाहेंगे कि हम चिकित्सक जितने लोग हैं वो भी अपने आप पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक कब देना है, किस हालात में देना है, मरीज़ को समय दें, देखें, काउंसलिंग करें और अपने आप से पूछें कि क्या एंटीबायोटिक देना इस बच्चे को ज़रूरी है, क्या हम रुक सकते हैं 3-4 दिन बिना एंटीबायोटिक के। जब ये हमें लगता है कि ये जो बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो सकता है 3 से 4 दिन में, तो हम अपने मरीज़ को बोलते हैं 3 से 4 दिन तुम रुक जाओ, तुम सिर्फ पैरासीटामॉल खाओ, घरेलू उपचार करो। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि ज़्यादातर मरीज़ 4 दिन के बाद लौटता है और कहता है मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो एंटीबायोटिक का तर्क संगत मतलब कि उपयोग करना है, और इसलिए डॉक्टर्स भी अपने आप ओवर मेडिकेट नहीं करें, एंटीबायोटिक का तर्क संगत यूज करें, प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि वो जो लिखेंगे तो पेशेंट तो लेंगे ही दवा, पेशेंट खाएंगे भी और पेशेंट उसको फॉलो भी करेंगे। नहीं पेशेंट ही फॉलो करेंगे, बल्कि नीचे लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्वैक्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो सब हमारे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोग भी अपने आप को, जो हमारा भारत सरकार का जो एक तो गाइडलाइंस है, वो जो गाइडलाइंस है और नेशनल जो गाइडलाइंस है और उसका प्रोटोकॉल बना हुआ है, हर बीमारी में कब आपको कौन सा एंटीबायोटिक देना है, वो नेशनल जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उसने जो दिया है उसको हम फॉलो करें कि हाँ, इस अगर म्यादी बुखार है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, अगर बैसिलरी डिसेंट्री है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कितनी डोजेस देनी है, कितने ड्यूरेशन तक देनी है। तो चिकित्सक भी हम चिकित्सक भी अपने आप को एंटीबायोटिक देने के मामले में अपने आप को बिल्कुल कोशिश करें कि हम कम से कम, जैसे हम कहते हैं कि इंक बिफोर यू थिंक बिफोर यू इंक, थिंक बिफोर यू इंक, लिखने के पहले 2 बार 3 बार स्वयं से पूछे क्या एंटीबायोटिक जरूरी है। इसलिए आम आदमी हम सब कोई मिल करके जो कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल स्टेवॉर्डशिप, अगर हम कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में हम एंटीबायोटिक को बचा पाएंगे। और एंटीबायोटिक को अगर हम नहीं बचा पाए तो इसके गंभीर परिणाम होने जा रहे हैं, क्योंकि 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये फोरकास्ट किया है कि 2025 तक अगर स्थिति पर कंट्रोल नहीं किया गया तो 5 करोड़ से ज़्यादा प्रति वर्ष लोग मरेंगे सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। इसलिए मैं अब सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इतनी बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है, और आप लोग इसके बारे में सावधानी बरतें, अपने खुद से दवा नहीं खाएं, कभी भी दवा का कोर्स पूरा आधा नहीं करें, पूरा करें, ड्यूरेशन पूरा करें, अंतराल पर लें, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से संपर्क में रहें, और बिना उसके संपर्क में आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। धन्यवाद।